हेलो वन, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के ये डेली एडिटोरियल एनालिसिस में, जिसमें हम एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उससे पहले हम 10 नए वर्ड्स देखेंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर तक हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी करनी है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, 1 अगस्त से आपके IBPS PO के भी फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे और कैट के भी फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे। तो कैट और IBPS PO इन दोनों के फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त। ठीक है, तो इन दोनों की नोटिफिकेशंस आ गई है, शॉर्ट नोटिफिकेशंस। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आएगी तो मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। चलो, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। और इन दोनों एग्जाम्स में इंग्लिश विल बी योर मेक और ब्रेक सब्जेक्ट, ध्यान में रखना। चलो, पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज सेवर्ड। ठीक है, सेवर्ड ये वर्ड है पहला, सीवर्ड है ना, सेवर्ड। अभी सेवर्ड का मतलब क्या है, देखो ये वर्ड इट इज वेरी सिमिलर टू वर्ड सीवियर। एक वर्ड है सीवियर, है ना, ये सीवियर हो गया। ये सीवियर जो है दिस इज एन एडजेक्टिव। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है SEVER, सीवर। ठीक है, सीवर, और सी वर्ड ये उसका पास्ट टेंस हो गया, तो दिस इज वर्ब। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो इस वर्ड की कर रहे हैं, सेवर की। ठीक है, इसका सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सेंटेंस क्या है, ही सेवर्ड ऑल टाइज विथ हिज फैमिली आफ्टर द आर्गुमेंट। ही सेवर्ड, ये सेवर का पास्ट टेंस है। ही सेवर्ड ऑल हिज टाइज विथ हिज फैमिली आफ्टर द आर्गुमेंट। सीवर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना, कट करना, तोड़ देना, बराबर है। ये जो SEVER वाला सीवर है, ये वर्ब है और इसका मतलब क्या है, टू कट या कैंसल या तोड़ देना, ब्रेक दी टाइज। तो ये ऑल टाइज, टाइज का मतलब क्या, जो संबंध थे उनको क्या कर दिया, सीवर्ड कर दिया। सीवर्ड कर दिया मतलब तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे सीवर्ड, सीवर्ड मतलब टू रिमूव, कट और ब्रेक अपार्ट, इस चीज को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड सी वर्ड। सिनोनिम क्या होगा इसका, अलग अलग कर देना। आप टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना या डिसकनेक्टेड, दीज कैन बी दी सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या होगा, ज्वाइन करना हो गया, है ना, कंबाइन करना हो गया, कलेक्ट करना हो गया, राइट। तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, टुगेदर, अटैच्ड, कंबाइंड, कनेक्टेड, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कौन सा वर्ड देख रहे हैं, SEVER वाला, सीवर। ठीक है, ये जो वर्ड है SEVERE, ये मतलब होता है सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर मतलब हार्श, है ना, बहुत सीवियर पनिशमेंट दी गई, मतलब हार्श पनिशमेंट दी गई। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो सीवियर वर्ड अलग है, सीवर वर्ड अलग है। सीवर मतलब तोड़ देना। एक और वर्ड है सेवर ना, फिर SAVIOR, ये सेवियर करके भी वर्ड हो गया एक। ठीक है, फिर ये SAVOUR, सेवर, ये भी एक वर्ड हो गया, है ना। सेवियर का मतलब जो वो व्यक्ति जो बचा रहा है, सेव करने से बना सेवियर। SAVOUR, ये जो वर्ड है सेवर, ये सेवर हो गया। अब सेवर बोले तो किसी चीज को आप चाव से खा रहे हो, अच्छे से, यानी यू आर एंजॉइंग दोज थिंग्स, तो उसको सेवर बोलना। ठीक है, तो सेवर अलग है, सेवियर अलग है, सीवर अलग है और सीवियर अलग है। बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना एक इसमें। चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अलेज्ड। कौन सा वर्ड है ये, अलेज्ड। ठीक है, अलेज्ड, देखो सेंटेंस पढ़ेंगे। He alleged that he had been assaulted. He had been assaulted. Assaulted का मतलब क्या होता है, assaulted मतलब मारना या अटैक करना। ठीक है, तो उसने क्या किया, alleged किया। alleged किया मतलब उसने ये आरोप लगाया, ये कहीं प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है। तो उसने आरोप लगाया है कि उसको क्या किया, उसको मारा गया। He had been assaulted, तो ये पैसिव सेंटेंस है ना, किसी ने तो भी उसको मारा, उसको मारा गया, ये उसने क्या किया, आरोप लगाया। तो अलेज का मतलब होता है आरोप। आपने किसी का नाउन फॉर्म सुना होगा, एलिगेशंस, है ना,
द एलिगेशंस वेयर राइट और द एलिगेशंस वेयर रॉन्ग, आरोप सही थे या आरोप गलत थे। तो अलेज्ड का मतलब क्या होगा? अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी फिर से आरोपी या आरोप करना, बट नॉट प्रूवन और कन्विक्टेड, जिसकी सत्यता को अभी परखा नहीं गया है या जो प्रूव नहीं हुआ है, दैट इज अलेज्ड। सिनोनिम क्या होगा इसका? डाउटफुल, जिस पे डाउट है उसी पे आरोप लगेंगे। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है, जो आपको सिंपल एक मस्त आइडिया बताऊंगा, डूबियस मतलब जो डुबा सके वो डूबियस, तो आपको डुबो देगा वो डूबियस, अपनी लैंग्वेज में होता है। डूबियस मतलब डाउटफुल के तरह ही वर्ड है ना, ऐसा जिससे आपको नुकसान हो सकता है वो चीज होती है डूबियस, है ना। क्वेश्चनेबल, आप सवाल उठा सकते हो, उस पर आप आरोप लगा सकते हो। एंटोनिम क्या होंगे इसके? जिस पे आप भरोसा करो। ट्रस्टवर्दी, प्रूवन, प्रूव्ड या प्रूवन या वेरीफाइबल, जिसकी सत्यता परखी जा सके। तो अलेज्ड का मतलब क्या होगा? अलेज्ड मतलब आरोप। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनकोएट। इनकोएट नया वर्ड है अपने लिए, इनकोएट। देखो अभी इनकोएट समझने के लिए अगर कोएट पता रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कोएट का ही क्या हो गया? इनकोएट, समझ गए? तो कोएट का अपोजिट है इनकोएट। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, देखो ध्यान में आता। बिकॉज आर कंपनी जस्ट रिसेंटली ओपन्ड, क्योंकि हमारी कंपनी अभी ओपन हुई है, इट्स रिसेंटली ओपन्ड इट्स डोर्स, वी आर इनकोएट, हम कैसे हैं? हम इनकोएट है, एंड आर नॉट ऑफरिंग ऑल आर सर्विसेज येट, और हम हमारी सर्विसेज पूरी तरह नहीं दे रहे। हम कैसे हैं अभी? इनकोएट है। इनकोएट है मतलब वी आर नॉट रेडी राइट नाउ, हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इनकोएट का मतलब क्या होगा? पूरी तरह तैयार ना होना। तो कोएट का मतलब क्या होगा? सिर्फ अगर हमने बोला कोएट, तो कोएट मीन्स तैयार होना, रेडी, है ना। कोएट मीन्स रेडी, एंड इनकोएट मीन्स जो पूरी तरह रेडी नहीं है, या पूरी तरह फॉर्म्ड, जो पूरी तरह तैयार हो सका है, फॉर्म हो गया है, उसको हम कोएट बोलेंगे। इनकोएट क्या हो गया फिर? जो पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ, जो पूरी तरह नहीं बना है, ठीक है। तो इनकोएट मतलब हैविंग नो डिस्टिंक्ट शेप और फॉर्म, मतलब जिसका फॉर्म अभी बना ही नहीं है, दैट इज इनकोएट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? शेपलेस या अनफॉर्म्ड या रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री ये वर्ड याद है, पिछली क्लास में देखा था रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब बहुत बेसिक लेवल पर। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक, है ना। चलो एंटोनिम क्या होगा इसका? जो पूरी तरह से बन गया हो, मतलब वेल फॉर्म्ड, डिफाइंड, शेप्ड या कोएट। देखो कोएट आई गया यहाँ पे। कोएट मतलब क्या? रेडी या फॉर्म्ड, समझ गए? मस्त वर्ड है ना, इनकोएट। इनकोएट मतलब समथिंग विच इज नॉट रेडी और नॉट फुली फॉर्म्ड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज बहुत रेगुलरली आने वाला वर्ड है, प्री रिक्विसाइट, है ना। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। हैविंग गुड क्रेडिट, ना तुम्हारा क्रेडिट अच्छा होना, हैविंग गुड क्रेडिट इज अ प्री रिक्विसाइट टू अप्लाइंग फॉर अ लोन। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए तुम्हारा क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या है? बहुत ज़रूरी होना, या कोई पहले से ये कंडीशन होना, बराबर है। तुम्हारा ग्रेजुएशन होना ये प्री रिक्विसाइट है कि तुम बैंकिंग की एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो। मतलब क्या कि ये तुम्हारी एक कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, बहुत ज़रूरी कंडीशन। क्या है पहली ज़रूरी कंडीशन? कि तुमने ग्रेजुएट होना चाहिए, या तुम्हारा एज 21 अबव होना चाहिए, या 30 से नीचे होना चाहिए ऑफिसर की एग्जाम के लिए। तो दीज आर कॉल्ड प्री रिक्विसाइट्स, है ना। तो प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या होगा? रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन। कोई भी पहले की कंडीशन जो होती है उसे कहते हैं हम प्री रिक्विसाइट। क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बोलते हैं ना, वो साइड का कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो फुलफिल करना जरूरी है, दैट इज प्री रिक्विसाइट। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? नेसेसरी कंडीशन, इसेंशियल या मैंडेटरी। यहां पे बोला ना, अच्छा क्रेडिट होना जरूरी है, लोन के लिए अप्लाई करना है तो जरूरी, नेसेसरी, इसेंशियल या मैंडेटरी। एंटोनिम क्या होगा? जो जरूरी नहीं है, अननेसेसरी, नॉन इसेंशियल या नीडलेस, जिसकी जरूरत नहीं होती।
चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। अब ये बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसबर्स। डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब क्या होगा? सेंटेंस पढ़ो, देखो ध्यान में आ जाएगा। दे आर एबल टू मेक डिसीजंस एंड डिसबर्स फंड्स फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली। क्या? दे आर एबल टू मेक डिसीजंस एंड डिसबर्स फंड्स, फंड्स को डिसबर्स करने का फास्टर और इफेक्टिवली। अब वो कर सकते हैं। डिसबर्स करना मतलब देना, बांटना, है ना, जिसको जरूरत है उसमें वो बांटना, दैट इज कॉल्ड डिसबर्स। या जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको देना, दैट इज डिसबर्स। तो डिसबर्स का मतलब क्या होगा? टू अलॉट और एलोकेट फ्रॉम अ पूल, यानी तुम्हारे पास ऑलरेडी बड़े तौर पे फंड है, उसमें से जिनका जिनका नंबर है या जिनको जिनको देना जरूरी है उनको उनको वो बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसी से क्या बना है? डिसबर्स। ठीक है, तो डिसबर्स मतलब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड या पार्टीशन। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? एक कर लेना, फिर से पूल कर लेना, कंबाइन करना, अमालगमेट करना, ग्रुप करना या पूल करना भी हो सकता है ना। ये सारे क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स हो गए। समझ गए? डिसबर्स मतलब बांट देना सब में, ऐसे ही नहीं बांट देना, जिसको जिसको एलोकेट किए है उसमें उन लोगों में बांट देना। ठीक है, उसको कहेंगे हम डिसबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनल्स। एनल्स, ठीक है। चलो तो लेट अस रीड द सेंटेंस। He was remembered in the annals of the war. उसको वॉर्स के एनल्स में याद रखा गया। एनल्स मतलब ऐसा समझो कि इतिहास की कहानियां जिनको नोट करके रखा गया था, बरोबर है। जो पुरानी कहानियां होती है या किसी इवेंट से जुड़ी हुई कथाएं होती है, उनमें उनको कहते हैं हम एनल्स। उनके बारे में जो कथाएं होती है, जो पुराने इवेंट्स हो गए उनके बारे में कथा, उनको कहेंगे हम एनल्स। ठीक है, तो वो उन कहानियों में उसे याद रखा गया। एनल्स का मतलब क्या होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, यानी साल दर साल रखी गई जो चीजें होती है, इवेंट्स को लिख के रखा जाता है, नोट करके रखा जाता है, उन्हें कहते हैं हम एनल्स। ठीक है, जैसे अकाउंट्स, हिस्ट्री या जर्नल्स। अभी इनका एंटोनिम तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये नाम है, बराबर। तो एनल्स का देयर इज नो। क्लियर? समझ गए ना? एनल्स, एनल्स पुरानी बड़े इवेंट्स की कहानियां, दीज आर कॉल्ड एनल्स। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एडहॉक। एडहॉक, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत रेगुलरली आने वाला वर्ड है। वी हैड टू मेक सम एडहॉक चेंजेस टू द प्लान्स, यानी प्लान बना के रखा है, अब उसमें चेंजेस करने पड़े। तो वो कैसे चेंजेस है? एडहॉक चेंजेस करने पड़े। एडहॉक चेंजेस मतलब क्या? एक तो अचानक से करने पड़े और वो टेम्पररी करने पड़े, थोड़ी देर के लिए। तो टेम्पररी जो अरेंजमेंट होती है, अचानक की जाने वाली और टेम्पररी अरेंजमेंट, उसको कहते हैं हम एडहॉक। क्या बहुत बार आपने सुना होगा, कोई प्रिंसिपल बीच में तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल है और जो जो प्रिंसिपल उनकी तबीयत खराब हो गई तो और किसी को एडहॉक प्रिंसिपल का जॉब दे दिया। एडहॉक मतलब अचानक से कोई आया और टेम्पररी बेसिस पे है, तो उन्होंने कहेंगे हम एडहॉक। तो एडहॉक मतलब क्या? एग्जिस्टिंग टेम्पररीली, कुछ देर के लिए, या इंटेरिम, है ना, इंटेरिम बेसिस पे, बीच में। जैसे इंटेरिम बजट था, उसको एडहॉक बजट तो नहीं बोलेंगे, बजट को हम इंटेरिम ही बजट बोलते हैं। एडहॉक ये प्लान हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है। ठीक, चलो क्लियर। हाँ, सिनोनिम क्या होंगे इसके? इंटेरिम या पासिंग या ब्रीफ फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंटोनिम एज एक्सपेक्टेड या परमानेंट अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंटिव। इंसेंटिव बहुत सिंपल सा वर्ड है, इंसेंटिव। गिव फार्मर्स एन इंसेंटिव इंप्रूव देयर लैंड। फार्मर्स को क्या देने की बात हो रही है यहाँ पे? इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो ताकि वो उनका लैंड इंप्रूव कर पाए। इंसेंटिव दो मतलब क्या? इनकरेजमेंट इन सम फॉर्म, यानी वो पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है या और किसी दूसरे रूप में दी गई इनकरेजमेंट इज कॉल्ड इंसेंटिव्स, है ना। आपने आपके दोस्तों से सुना होगा जो जॉब करते हैं, या आपके घर में पेरेंट्स से भी सुना होगा कि मेन सैलरी तो ये है,
लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आपकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो आपको इंसेंटिव मिलता है उसके लिए, यानी इनकरेजमेंट मिलती है, ये थोड़े और पैसे रखो और ज़्यादा काम करो, दैट इज इंसेंटिव, है ना। तो इंसेंटिव इज अ नाउन, समथिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेजेस, जिससे मोटिवेशन भी मिले ताकि लोग और काम करें, ये बार थोड़े ज़्यादा पैसे मिले, अगली बार और काम करेंगे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इंसेंटिव और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा ये, स्टिमुलस ना, किसी टाइप का पुश या स्टिमुलस, मोटिवेशन या प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया लेकिन फिर भी चलेगा, सिनोनिम के तौर पे चलेगा। एंटोनिम यानी क्या, डिसइंसेंटिव, यानी पैसे काट लेना। डेटरेंट, हाँ ये डेटरेंट वर्ड भी हमने कल सुना था, है ना। आपको अगर याद होगा तो कल हमने कारगिल वॉर के 25 साल होने पे एक वो ऑथर का जो एडिटोरियल था वो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को इतनी मजबूत मिलिट्री शक्ति बनना चाहिए कि पाकिस्तान खुद डेटर हो मतलब वो काम करने से पहले 10 बार सोचे, करे ही नहीं टेररिस्ट अटैक इंडिया पे, तो वो डेटरेंट यानी रोक देना किसको, या डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट, एनकरेजमेंट का अपोजिट इज डिस्करेजमेंट, ठीक है, क्लियर, समझ गया। इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन, किसी टाइप का मोटिवेशन दिया गया इन द फॉर्म ऑफ मनी मोस्ट प्रोबेबली। चलो नेक्स्ट वर्ड इज अ न्यू वर्ड, वॉसलेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉसलेज। क्या दिया है सेंटेंस में, चलो पढ़ेंगे। इन रशिया टाटर्स रूल्ड वेरियस स्टेट्स ऑफ द रूस थ्रू वॉसलेज फॉर ओवर 300 ईयर्स। क्या बोला इसमें, रशिया में टाटर्स नाम के कोई के लोग होंगे, टाटर्स साम्राज्य बोलो एक, टाटर्स रूल्ड वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स पे किसका राज था, टाटर्स का था, ऑफ द रूस, रूस बोले तो रशिया, रूस, थ्रू यानी रशिया तो एरिया हो गया, उसमें किसका राज था, ये रूस का राज था, मेन राजा, उसके जो बहुत सारे स्टेट्स थे उस पे, उन स्टेट्स में कौन राज कर रहा था, टाटर्स कर रहे थे, थ्रू वॉसलेज फॉर ओवर 300 ईयर्स, वॉसलेज के थ्रू वो राज कर रहे थे। वॉसलेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको याद होगा हमारे यहाँ पे भी एक सिस्टम थी जहाँ पे राजा मेन होता था और राजा के लिए जमीन संभालने का काम जमींदार करते थे, तो ये जमींदार जो थे उनको राजा ने हक दिया था, यानी राजा के सबऑर्डिनेट थे वो, और राजा ने उनको बोला था कि ठीक है तुम मेरे अंडर ये जगह संभालो, तो यू विल बी अंडर माई सबमिशन, यू विल बी अंडर माई सबऑर्डिनेशन एंड यू विल मैनेज दोज। तो वो खुद तो राजा नहीं थे जमींदार, पर वो जमीन संभालने का काम करते हैं थे राजा के नाम पे। इस सिस्टम को कहते हैं हम वॉसलेज, सबऑर्डिनेशन की जिसमें वो तुम्हारे लिए काम करे, दैट इज कॉल्ड वॉसलेज। तो टाटर्स ये वॉसलेज में सबऑर्डिनेशन में काम करते थे, इसके ये रूस के सबऑर्डिनेशन में 300 साल तक उन्होंने ऐसा राज किया। तो वॉसलेज का मतलब क्या होता है, अ पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन और सबमिशन एज टू अ पॉलिटिकल पावर, किसी बादशाह या राजा के पॉलिटिकल पावर के अंडर आप लोग काम कर रहे हो राजा के लिए, दैट इज वॉसलेज। समझ गया ना, वॉसलेज या वॉसल, इसका मेन वर्ड जो है वो वॉसल है, वॉसल मतलब भी वही व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी राजा के अंडर काम कर रहा है, दैट इज वॉसल, ठीक है, उसी से बना है वॉसलेज। सिनोनिम क्या होगा इसका, बॉन्डेज, बांध के रखा है राजा ने, नहीं मेरे अंडर काम करने का, इधर उधर भागने का नहीं, बॉन्डेज, डिपेंडेंस या स्लेवरी, ही इज नॉट एक्चुअली स्लेव बट ही इज वर्किंग फॉर द किंग, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। एंटोनिम क्या होगा इसका, लिबर्टी, खुद अपनी जिम्मेदारी, खुद अपने जगह के मालिक, फ्रीडम, लिबर्टी या इंडिपेंडेंस, ये उसका एंटोनिम्स हो जाए। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक स्लेवरी बट इट इज मोर लाइक यू आर वर्किंग अंडर समवन, you are subordinate or you are submissive to some bigger authority, right? Here वॉसलेज, समझ गया, इंटरेस्टिंग है, नया वर्ड होगा आपके लिए। अब ये वर्ड आया था टेनर सैक्स, अब ये जो वर्ड आया तो आई थॉट कि इसका सिनोनिम एंटोनिम देने में मतलब नहीं, आपको सीधा फोटो दिखा दिया तो समझ जाएगा। वर्ड कौन सा है, टेनर सैक्स, टेनर सैक्स, सैक्स स्टैंड्स फॉर सैक्सोफोन, सैक्सोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले क्लैरिनेट देन टेनर सैक्स,
ठीक है, तो उसने पहले खुद के लिए क्या क्या बजाना सीखा, क्लैरिनेट बजाना सीखा, और बाद में क्या, टेनर सैक्स। दोनों भी क्या है, दोनों भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, बोथ ऑफ देम आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए मैंने, एक टेनर सैक्स है इसमें का, और एक है क्लैरिनेट। क्लैरिनेट कौन सा है, दिस इज क्लैरिनेट, ये क्लैरिनेट है, ठीक है, और ये टेनर सैक्स है, ये है, तो दिस इज टेनर सैक्स, दिस इज सैक्सोफोन, बराबर है ना, ये सैक्सोफोन हो गया और ये क्लैरिनेट हो गया, समझ गए। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ने के मतलब नहीं, दीज आर बोथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, नए वर्ड्स सीखे हम कितने, 10 नए वर्ड्स हो गए। लेट अस नाउ गो थ्रू द एडिटोरियल। द एडिटोरियल is based on the deaths of 3 students who were preparing for IAS in a coaching center in Delhi। तो वो पानी के बहाव की वजह से जो डेथ हुई उस पर एडिटोरियल है, गो थ्रू इट, देन वी विल रीड इट टुगेदर। डन, चलो गुड है, योर रीडिंग स्पीड रीड कर रहा है, गुड। चलो लेट अस रीड इट टुगेदर। क्या दिया है, ह्यूमन फेलियर, किस बात पे है, ऑन IAS एस्पिरेंट्स एंड द एक्सीडेंट्स इन दिल्ली। ये जो फ्लडिंग की वजह से 3 IAS तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई है, ये पैसेज है, एडिटोरियल है, लेट अस गो थ्रू इट। द ट्रैजिक इंसिडेंट एट एन IAS कोचिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली वेयर फ्लडिंग led to 3 IAS aspirants dying was a largely man-made। कैसा था ये, it was largely man-made, hence avoidable disaster। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये जो सेंटेंस है, द ट्रैजिक एक्सीडेंट एट एन IAS कोचिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है यहां तक, वेयर
फ्लडिंग लेड टू 3 IAS एस्पिरेंट्स डाइंग, है ना, न्यू दिल्ली के कौन से पार्ट के बारे में, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट है। ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब तुमको यहां मिलेगा, वर्ब, ठीक है, वॉज अ लार्जली मैन मेड। अभी ये भी सेंटेंस में ये जो मैन मेड है, दिस इज एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर डिजास्टर हियर, मैन मेड एंड हिंस अवॉइडेबल डिजास्टर, ऐसा बोला है। तो ये जो डिजास्टर था वो मैन मेड डिजास्टर, एंड इस मैन मेड था इसलिए अवॉइड भी किया जा सकता था। सच इंसिडेंट्स आर एन इंक्रीजिंग फीचर ऑफ लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग इन विच ह्यूमन फेलियर्स प्ले अ मेजर रोल। और ऐसे जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं जहां पे ह्यूमन एरर और ह्यूमन की वजह से किए गए फेलियर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल। बेसमेंट्स, आपने सुना होगा कि वहां पे लाइब्रेरी चल रही थी बेसमेंट में, ठीक है, तो बेसमेंट इन बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड एक्सेस एंड ऑफन लिमिटेड वेंटिलेशन। बेसमेंट में क्या होता है, वेंटिलेशन होता ही नहीं है ना, और दूसरा एक्सेस भी बहुत कम होता है, एक ही रास्ता होता है जनरली आने या जाने का। गेटिंग इन एंड आउट कैन बी अ चैलेंज, ऐसे केस में क्या हो सकता है, एंड बीइंग ट्रैप्ड इज अ रियल पॉसिबिलिटी। बेसमेंट में अगर है तो जाना भी मुश्किल और आना भी मुश्किल, जनरली एक ही रास्ता होता है अंदर जाने का और बाहर आने का, इसलिए वहां फंसने का भी चांस बहुत है। देर इज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड। ट्रैप का मतलब क्या है, फंस जाना। एज द वाटर विल फाइंड इट्स वे देयर फर्स्ट, सबसे पहले, क्योंकि वहां पे स्लोप है, जगह अंदर है, इसलिए सबसे पहले वहां रास्ता किसको मिलेगा, पानी को मिलेगा। दैट इज वाई इट इज वेरी रिस्की बिकॉज वाटर विल गो देयर फर्स्ट। स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मिटिगेट फ्लडिंग। ऐसे केस में स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स है कि इनकेस अगर पानी घुस जाता है तो वो जितनी स्पीड से अंदर आ रहा है उतनी स्पीड से बाहर भी जा सके, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। फिर इन जनरल रूल्स डू नॉट परमिट बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री टू हैव हैबिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा होता है यहाँ पे, क्या कि रूल्स जो है वो परमिट ही नहीं करते कि बेसमेंट में क्या हो, हैबिटेशन हो। हैबिटेशन का मतलब है लोगों का जमाव, लोगों का रहना वहां पे हो। अब वहां पे लोग रह तो नहीं रहे थे, लेकिन लाइब्रेरी का मतलब बच्चे वहां पे 10, 12, 15 घंटे बैठने वाले थे, तो ये रहने के बराबर ही हो गया ना। तो इट टू हैव हैबिटेशन, तो हैबिटेशन बेसमेंट में अलाउड है ही नहीं। हाइल अलाउइंग स्टोरेज, पार्किंग एंड यूटिलिटीज, स्टोरेज कर सकते हो वहां पे, पार्किंग कर सकते हो, यूटिलिटीज रख सकते हो, सच एज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड जनरेटर्स, है ना, बड़ी सी बिल्डिंग है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जनरेटर, ये सब बेसमेंट में रखा तो चलेगा, ये रूल्स का कहना है। हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, रहना, ठीक है। हैबिटेशन वर्ड कैसे बना, हैबिटैट से बना है। हैबिटैट मतलब रहने की जगह, हैबिटैट, ठीक है। हैबिटेशन वुड इंक्लूड ऑफिसेस एंड रेसिडेंट्स। हैबिटेशन में क्या क्या आता है, ऑफिसेस भी आता है, रेसिडेंट्स भी आता है, मुझे यानी घर भी नहीं बना सकते वहां पे और ऑफिस भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऑफिस में भी व्यक्ति 10, 12, 15 घंटे काम करेगा। शॉप्स आर सैंक्शनड स्पेशली इन मॉल्स और मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स। कुछ कुछ जगह पे शॉप्स को परमिशन मिलती है, ठीक है, एज दे आर सीन एज टेम्पररी हैबिटेशन। शॉप्स को क्यों मिलती है परमिशन, क्योंकि उनको टेम्पररी हैबिटेशन में रखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा देर तक लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ ओनर रहेगा या बहुत ज्यादा लोग वहां पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अ क्लासरूम, हाँ अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, अ क्लासरूम और अ स्टडी सेंटर में विल बी कंसिडर्ड हैबिटेशन। सर क्या कह रहा है कि क्लासरूम या स्टडी सेंटर को हैबिटेशन ही कहा जाना चाहिए। इन सच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स विच कुड मीन क्लासेस और लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी शुड नॉट बी अलाउड इन दी बेसमेंट। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि बेसमेंट में क्लासेस और स्टडी रूम की परमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर परमिशन ली है तो एक तो परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी, और रूल्स के मुताबिक तो ये रूल्स का अगर सही इंटरप्रिटेशन किया जाए, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, सही मतलब निकालना, तो अगर रूल्स का सही मतलब निकाला जाए तो क्या कह रहे हैं ऑथर कि क्लासेस और स्टडी रूम ये दोनों बेसमेंट में नहीं हो सकते,
ठीक, क्लियर। चलो लेट अस नाउ रीड द सेकंड पैरा। देखो जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। चलो डन। हाँ चलो, क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट में, बिल्डिंग बायलॉज। बायलॉज का मतलब होता है रूल्स। बिल्डिंग बायलॉज फॉर दिल्ली 2016 कंसिडर द बेसमेंट एज अ स्टोरेज एरिया। ठीक है, अभी क्या बोला इन्होंने कि बेसमेंट को एक स्टोरेज एरिया की तौर पे ही कंसिडर किया गया है। कहां पे, बिल्डिंग बायलॉज जो है दिल्ली के, जो 2016 में बने थे। बट रिकॉग्नाइज मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स दैट में यूज बेसमेंट्स फॉर अदर पर्पसेस। मिक्स्ड यूज बिल्डिंग का अलग से यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जहां पे बोला है कि वो अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। एज इंडिया अर्बनाइजेस एंड लैंड वैल्यू एंड बिल्डिंग वैल्यू बिकम इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ रही है, लैंड की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। इट वुड बी इनएविटेबल, यानी जिसको आप रोक नहीं सकते वो हो गया इनएविटेबल, जो होना ही है। इट वुड बी इनएविटेबल फॉर बिल्डिंग्स टू बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन मैंडेटेड। मैंडेटेड का मतलब जिसकी परमिशन मिली है। बिल्डिंग जब बनती है तो आप उस बिल्डिंग को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो ये वहां पे देना पड़ता है। तो अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो ही आप उस पर कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, बराबर है। तो बहुत बार ऐसा होता है फिर कि जगह की कीमत इतनी हो गई होती है कि लोग रेसिडेंशियल एरिया में भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, इन सच मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स बेसमेंट्स आर ऑल्सो सीन एज इनकम जनरेटर्स। अब जहां जगह की कमी है, जहां पे इतनी इतनी सी जगह के लिए लोग लड़ रहे हैं, वहां पे तो बेसमेंट अगर बहुत बड़ा बेसमेंट होगा तो इट विल बी सीन एज इनकम जनरेटर, बराबर है कि वहां से भी अगर पैसे मिले तो अच्छा ही, पीपल विल यूज इट।
द दिल्ली मास्टर प्लान 2021 explicitly says that, explicitly मतलब to point out and say, specially, it specially says that, explicitly says that the use of a basement as in coaching centers shall be subject to clearance from fire authorities. क्या कहा इन्होंने? दिल्ली मास्टर प्लान जो 2021 में बना था उसने स्पेशली कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसमेंट का यूज कैसा होना चाहिए उस पर बोला गया है. तो उसमें क्या बोला गया है कि कोचिंग सेंटर्स शैल बी, यानी यूज ऑफ बेसमेंट फॉर कोचिंग सेंटर्स कैसे होना चाहिए? सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम फायर अथॉरिटीज एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज. बाकी की जो संस्थाएं, जैसे दिल्ली के केस में फायर डिपार्टमेंट हो गया, एमसीडी हो गई, तो डीडीए हो गई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन सबकी परमिशन लेना जरूरी है, क्लियरेंस लेना. ठीक है, क्लियरेंस लेना जरूरी है एज पर द रिलेवेंट लॉज. इट इज नॉट नोन, ये अभी पता नहीं है कि इफ आईएएस कोचिंग सेंटर हैड द रिलेवेंट परमिशंस एंड इफ एनी चेंजेस मेड ऑन बेसमेंट यूज वेयर नोटिफाइड टू दी ऑथोरिटी. तो ये अभी तक पता नहीं है कि चेंजेस किए गए थे, अगर किए गए थे तो वो बताए गए थे या नहीं, या क्लियरेंस लिया गया था या नहीं. इन इंडिया क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड वेदर रिन्यूअल ऑफ परमिट्स वाज डन आफ्टर इंस्पेक्शंस. जो भी परमिशन का रिन्यूअल किया गया था उसको इंस्पेक्शन के बाद किया गया था कि ऐसे किया गया था. यूजर्स प्रेफर नॉट टू नोटिफाई. अभी देखो, जिनकी बिल्डिंग्स होती है ना उनके बारे में क्या बोला? यूजर्स प्रेफर नॉट टू नोटिफाई दी ऑथोरिटीज. जो यूजर होता है, जिसकी बिल्डिंग होती है, जिसका अपार्टमेंट होता है, वो क्या कहता है? यूज कर लो ना, कहाँ उनको बताते बैठेंगे, क्योंकि अगर बताएंगे तो क्या होगा? आगे दिया है ऑथोरिटीज सिंस इट कॉजेस हर्डल्स, क्योंकि फिर वो जल्दी परमिशन नहीं देंगे, काम अटक जाएगा, एंड इनवाइट्स ब्राइब, या फिर घूस मांगेंगे. ये इसके भी चांसेस होते हैं. इसलिए पीपल डोंट जनरली गेट इनटू दिस थिंग, दे डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टेकिंग परमिशंस. इन व्हाट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ प्योर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये ऊपरी तौर पे क्या लग रहा है? पुअर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर. सिविक मतलब ऐसे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे लोगों की बस्ती है, वो एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर, जहां पे एक तो पानी बहुत भर गया है ना, एक पाइपलाइन क्या बढ़ गई, पानी बहुत भर गया, और जैसे ही गेट टूटा वैसे पानी सारा, अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बर्स्ट. स्टॉर्म वाटर की जो ड्रेन थी, जहां से बड़ा सा जब पानी आता है, बारिश का बहुत पानी आता है, तो वो निकलने के लिए जो ड्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन. बर्स्ट, वो फट गई, विद द वाटर एंटरिंग द बेसमेंट ऑफ द कोचिंग सेंटर. और अचानक फिर उसका पानी बहुत तेजी से कोचिंग सेंटर में गया, क्योंकि स्लोप था और वहां पे बच्चे ट्रैप हो गए, जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई. ठीक है, चलो जस्ट गो थ्रू दी लास्ट पार्ट क्विकली. चलो डन. हाँ, क्या बोला है भाई लास्ट पार्ट में? बिग सिटीज गेटिंग फ्लडेड हैज बिकम अ रूटीन. बड़े बड़े शहरों में, तो शहरों में फ्लडिंग होना ये एक रूटीन हो गया है, कंटिन्यूसली होता है. द फ्लडिंग इज एज मच ड्यू टू नेचुरल टोपोग्राफी
एज चेंजेस इन लैंड यूज एंड हैपहैजार्ड कंस्ट्रक्शंस। क्या बोल रहे हैं ऑथर कि शहरों में फ्लडिंग तो हो ही रहा है कि पानी निकलने की जगह ही नहीं बची, तो इसके जितनी वहाँ की नेचुरल टोपोग्राफी जिम्मेदार है। नेचुरल टोपोग्राफी का मतलब वहाँ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस जिसको हम टेरेन वगैरह कहते हैं ना, तो अर्थ का सरफेस जैसा है वो टेरेन जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार क्या है, उतना ही जिम्मेदार चेंजेस इन लैंड यूज भी है। लैंड यूज का मतलब होता है जमीन के इस्तेमाल का चेंज हो जाना, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड है ना, और बेटर एग्जांपल देता हूँ, देखो नाला होता है बहुत बड़ा, अब अगर उस नाले को ढक दिया जाए और उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो नाला बंद हो गया। या नदियों से जहाँ पानी जाता है उसमें अगर इंक्रोचमेंट होता है तो नदी का रास्ता छोटा हो जाएगा, तो पानी फिर निकलेगा कहाँ से। तो इसे कहते हैं लैंड यूज में चेंजेस होना, यानी नदी में नदी का एरिया है उसमें घर बना दिए तो लैंड यूज चेंज हो गया, ठीक है। एंड हैपहैजार्ड कंस्ट्रक्शंस, हैपहैजार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी कैसे भी कहीं भी घर बांध दिए। तो ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं इनकी वजह से फ्लडिंग बहुत कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इन 2015 फॉर इंस्टेंस, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, इन चेन्नई फ्लडिंग ऑफ बेसमेंट्स डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन मेनी बिल्डिंग्स एंड डिसरप्टेड बिजनेसेस। क्या हुआ, चेन्नई में भी क्या हो गया था, पानी भर गया था जिससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डैमेज हो गए और बहुत सारे बिजनेस भी डिस्टर्ब हो गए। इट कॉज डेथ्स इन हॉस्पिटल, देखो इससे क्या हुआ, हॉस्पिटल में डेथ्स हो गई, सिंस वाटर डैमेज्ड इमरजेंसी पावर जनरेटर्स एंड लाइफ सेविंग आईसीयू इक्विपमेंट स्टॉप फंक्शनिंग। आईसीयू में के इक्विपमेंट ने भी काम करना बंद कर दिया और जनरेटर्स भी खराब हो गए क्योंकि वो बेसमेंट में थे। बिल्डिंग्स कैन बी मेड फ्लड रेजिलियंट, फ्लड रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लड से यहाँ पे बचाव हो सके, फ्लड प्रूफ या फ्लड से सेफ। रेजिलियंट का मतलब होता है जो फाइट कर सके, सेफ रह सके। बाय इंश्योरिंग दैट नो वाटर एंटर्स इनसाइड अप टू दी 1 मीटर टू 1.5 मीटर लेवल ऑन द रोड। रोड से 1 से 1.5 मीटर की हाइट तक का पानी बिल्डिंग में ना आए, ऐसे बिल्डिंग्स को बनाना चाहिए। कंक्रीट नॉन पोरस, नॉन पोरस मतलब जिसमें छेद ना हो, पोरस का मतलब होता है छेद वाला, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छेद हो, दैट इज कॉल्ड पोरस। नॉन पोरस मतलब बिना छेद वाला। कंक्रीट का कंपाउंड बहुत जरूरी है, कंपाउंड वॉल्स, ऐसी कंपाउंड वॉल्स कंक्रीट की बनी हुई हो और जिसमें छेद ना हो, पैक पूरी, ऐसी कंपाउंड वॉल्स। फ्लड बैरियर गेट्स, ऐसे गेट्स जो फ्लड को बैरियर की तरह काम कर सके, रोक सके। एंड नॉन रिटर्न वॉल्स ऑन पंपिंग लाइंस, नॉन रिटर्न वॉल्स मतलब एक बार अगर तुमने पानी निकाल दिया तो वो वापस अंदर उसी वॉल से ना आए, बराबर है, उसको कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल, जो एक ही साइड पानी खोले। लाइंस कैन हेल्प अचीव दिस रेजिलियंस, और ये रेजिलियंस कैसे आ सकता है, ये ऊपर की 3-4 चीजें करके, ठीक, क्लियर, ध्यान में आ गया। तो कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे ऑथर ने दिए हैं। एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, गो थ्रू दी क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप। हाँ चलो, क्या है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज दिल्ली मास्टर प्लान से अबाउट द यूज ऑफ बेसमेंट बाय द कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के ने बेसमेंट के यूज के बारे में क्या कहा है दिल्ली मास्टर प्लान में, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑप्शंस आर सजेस्टेड बाय द ऑथर टू मेक बिल्डिंग्स फ्लड रेजिलियंट। अभी हमने देखा फ्लड रेजिलियंट बनने के लिए क्या क्या ऑप्शंस ऑथर ने सजेस्ट किए। आपको विच ऑफ द वर्ड है सेम मीनिंग, यानी सिनोनिम वाला वर्ड देखना है इनएविटेबल के लिए, इनएविटेबल का सिनोनिम आपको ढूंढना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस है सेम मीनिंग टू द फ्रेज, फ्रेज है यहाँ पे नेचुरल टोपोग्राफी, नेचुरल टोपोग्राफी का क्या मतलब है ये आपको बताना है, आपके पास 5 ऑप्शंस है। एंड फाइनली व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर यू, कल के एडिटोरियल के आंसर्स थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है। तो इतना ही है आज, तो स्टॉप हियर विद दिस, वेरी मच।